Hello students, today we will discuss the solutions of chapter 5 fundamental unit of life जो NCERT क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज दोनों को ही हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में पेज नंबर 59 पर जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। सेल्स की खोज किसने करी थी और कैसे करी थी। तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि सेल्स की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने करी थी और 1665 में 1665 में करी थी। उन्होंने कैसे करी थी, एक कॉर्क स्लाइस के अंदर उन्होंने सेल्स को देखा था। जो कॉर्क होती है, प्लांट्स की बार्क है, उसकी सेल्स जो है उन्हें कॉर्क सेल्स बोलेंगे। इस कॉर्क सेल के अंदर उन्होंने उसको देखा था और किसकी मदद से देखा था, किसकी हेल्प से, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा था। तो इस तरह से इसकी खोज हुई थी। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दोनों वर्ड्स का मीनिंग ही आपको पता है। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाने वाली चीज़, और फंक्शनल यानी कि जो फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। तो सेल्स कॉन्स्टिट्यूट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। पूरी की पूरी बॉडी ही रेदर हम कह सकते हैं, प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो चाहे ह्यूमन बींग्स हैं, सबकी पूरी बॉडी ही सेल से मिलकर बनी हुई होती है। हालांकि सेल एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है हमारी बॉडी का, हमारी लाइफ का, लेकिन जितनी भी फंक्शनिंग हमारी बॉडी के अंदर हो रही है वो सब की सब सेल्स पर ही, सेल्स की वजह से ही होती है। और सेल्स के अंदर ही सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं। सो सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, यानी कि जैसे कि मकान में ईंटें होती हैं बिल्डिंग ब्लॉक, उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होती हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, यही रीज़न है कि सेल्स को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। सभी तरह की सेल्स होती हैं बॉडी के अंदर, प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी अलग अलग तरह की शेप होती है, इनकी अलग अलग तरह की साइज़ होती है और हर सेल में एक्टिविटीज़ भी अलग तरह की ये परफॉर्म करती हैं। तो मिलजुल कर इनका जो सारा का सारा ये जो स्ट्रक्चर है, अलग अलग तरह का शेप है, अंदर इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, प्लस ये सेल ऑर्गेनेल्स जिन्हें कि हम बोलते हैं, प्लस इन सेल ऑर्गेनेल का जो एक अपना पर्टिकुलर फंक्शन होता है जिसकी वजह से पूरी सेल एक अपना एक फंक्शन परफॉर्म करती है। तो इस सब की वजह से सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पेज नंबर 61। How do substances like carbon dioxide and water move in and out of the cell? Discuss। कैसे कोई भी सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है या वाटर है वो सेल के अंदर या बाहर आ जा सकता है। तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि कैसे आ जा सकता है, बिकॉज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल की चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं या फिर इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब कुछ चीज़ों को अंदर आने देती है और कुछ को नहीं आने देती है, कुछ चीज़ों को बाहर जाने देती है और कुछ को नहीं जाने देती, इसे बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। और ये क्या काम करती है कि जितनी भी चीज़ें हैं सेल के अंदर और बाहर आ जा रही हैं उनका रेगुलेशन करती है। ठीक है जी। अब मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने सबसे पहले बता रखा है आंसर में, दोनों चीज़ों के बारे में पूछा है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो कैसे मूवमेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया, जो सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, जिन्हें इसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज़ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो गया सेल के अंदर, सेल के बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम है मात्रा में, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक टर्म बताई थी डिफ्यूज़न। सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, बाहर कम है, तो अंदर से वो बाहर की तरफ जाना शुरू कर देगा। क्यों शुरू कर देगा, बिकॉज ऑफ द कंसनट्रेशन, हाई कंसनट्रेशन। सेल के अंदर हाई कंसनट्रेशन है, बाहर लो कंसनट्रेशन है, तो यहाँ पर डिफ्यूज़न प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जिसमें कि हाई कंसनट्रेशन से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल लो कंसनट्रेशन की तरफ फ्लो करने लग जाएगा। तो इस तरह से मूवमेंट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का वो होना शुरू हो जाता है। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऐसे ही ऑक्सीजन मान लीजिए सेल के बाहर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि लंग्स के थ्रू ये सप्लाई हो रहा है, ब्लड के थ्रू सप्लाई हो रहा है पूरी बॉडी में, लेकिन सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम है, बाहर ज़्यादा है, तो बाहर से अंदर की तरफ सेम वही डिफ्यूज़न का प्रोसेस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर की। तो मूवमेंट ऑफ वाटर भी सेम प्रोसेस है, लेकिन उसे हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से ही लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स का फ्लो होना शुरू हो जाता है। होता किसके थ्रू है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। यहाँ पर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट कर रही है, और जो मूवमेंट हो रही है वाटर मॉलिक्यूल्स की वो ऑस्मोसिस कहलाती है। मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होती है। वो सेल के अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल जा सकता है, सेल से बाहर भी आ सकता है, डिपेंड करता है किस टाइप की कंडीशन में वो सेल है। तो इस तरह से मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मेंटेन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ए सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है? ये बता ही चुकी हूँ मैं आपको, जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में भी स्टार्टिंग मैंने इसी से करी थी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कुछ सब्सटेंसेस को सिलेक्टिवली मतलब चुनती है, हर सब्सटेंस को। ये नहीं है कि हर चीज़ सेल से बाहर और सेल से अंदर जाती रहेगी। कुछ सब्सटेंसेस को, चुने हुए को ही मूवमेंट करने अलाउ करती है, यानी कि इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, कुछ सब्सटेंसेस को ही अंदर आना और बाहर जाने की परमिशन देती है, इसलिए इसे सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब आ जाइए अगले पेज नंबर 63 पर। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें देखिए कुछ कंपैरिजन पूछ रखा है। फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेटिंग डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस बताना है। हालांकि इन्होंने दे रखा है खुद ही डिफरेंस, आपको सिर्फ गैप को फिल करना है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल में साइज बता रखा है जनरली स्मॉल 1 to 10 माइक्रोमीटर, और यूकैरियोटिक जो होती है वो इससे साइज में बड़ी होती है, जनरली लार्ज 5 to 100 माइक्रोमीटर। तो ये साइज बता दिया। अब देखिए सेकेंड पॉइंट दे रखा है इन्होंने डिफ्रेंशिएशन का, न्यूक्लियर रीजन। न्यूक्लियर रीजन में डैश लगा के लिख रखा है एंड नोन एज, और प्रोकैरियोटिक सेल में, तो यूकैरियोटिक सेल में लिख रखा है न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस कैसा है। पुअरली डिफाइंड होता है ये। आपको इसमें क्या फिल करना है, जो ये गैप दे रखा है यानी कि जो फिलअप दे रखा है इसमें आपको भरना है पुअरली डिफाइंड बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है प्रोकैरियोटिक सेल की, जिसके बेस पर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को इनिशियली डिफरेंशिएट करते हैं। वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के चारों तरफ नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, और इस टाइप का न्यूक्लियस क्या कहलाता है, न्यूक्लियोइड कहलाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियोइड कहलाएगा, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है, पूरी तरह से इसके चारों तरफ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिससे कि हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। थर्ड पॉइंट दे रखा है क्रोमोसोम सिंगल प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मोर देन 1 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, आगे देखिए फोर्थ पॉइंट दे रखा है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह की बात करेंगे हम इसके रिगार्डिंग, प्लास्टिड्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, और भी बहुत सारे हैं, ये सब यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। लेकिन जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स वगैरह प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 65। पेज नंबर 65 में क्या हम बताएंगे, कैन यू नेम द 2 organelles we have studied that contain their own genetic material। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि कैन यू नेम द 2 organelles we have studied that contain their own genetic material। ऐसे दो उनका नाम बताएंगे आप सेल ऑर्गेनेल्स का,
जो कि जिनका अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। ये बात भी मैं आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताई थी कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल होते हैं जिनका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए और राइबोसोम्स दोनों अपने होते हैं इनके। वैसे तो सेल में पड़े ही होते हैं, डीएनए पड़ा होता है न्यूक्लियस के अंदर, राइबोसोम्स भी सेल में बहुत सारे पड़े होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच होते हैं या फ्रीली पड़े होते हैं। लेकिन डीएनए के अंदर भी पाया जाता है राइबोसोम, अपना इसका डीएनए भी होता है उसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है राइबोसोम और इनका अपना डीएनए भी होता है। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है डीएनए की, और ये एक जेनेटिक मटेरियल जो कि पेरेंट्स से अपने उनकी अगली जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होता है और हमारे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन? If the organization of a cell is destroyed due to some physical or chemical influence, अगर कोई भी सेल का ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है तो क्या होगा? किसी भी बाहर के फिजिकल फैक्टर की वजह से, केमिकल फैक्टर की वजह से सेल डिस्ट्रॉय हो जा रही है तो क्या होगा? सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ विच इज़ कैपेबल ऑफ ऑल लिविंग फंक्शंस। जितने भी लिविंग फंक्शंस हैं हमारे बॉडी के अंदर वो सेल की वजह से हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर सेल ही रप्चर हो गई, ख़राब हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई तो क्या होगा? जो लिविंग फंक्शंस परफॉर्म कर रही है ये सेल, उनके अंदर रुकावट आ जाएगी, जैसे कि रेस्पिरेशन हो रहा है, न्यूट्रिशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, ये सब प्रोसेसेस जो है वो इफ़ेक्टेड होंगी हमारी बॉडी के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, रेस्पिरेशन है, म्यूटेशन है। रेस्पिरेशन का मतलब जो बॉडी के अंदर फूड आपके गया है उसका ऑक्सीडेशन होना, और न्यूट्रिशन जो भोजन आप कर रहे हैं उसका डाइजेशन होना, एक्सक्रीशन जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर निकलना। तो सभी की देखिए कितनी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, और ये सब की सब प्रोसेस भी रुक जाएंगी अगर सेल ही ख़त्म हो गई, क्योंकि ये सारी प्रोसेस कहाँ पर होती हैं? सेल के अंदर होती हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइडल बैग्स? सुसाइड बैग, सुसाइड मतलब अपने आप को ख़त्म करने वाले बैग्स क्यों कहलाते हैं ये? लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स। लाइसोसोम क्या होती है? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होती है जिसमें कि बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। पावरफुल मतलब फटाक से वो किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। तो लाइसोसोम्स के अंदर बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन एनी फॉरेन पार्टिकल, फूड पार्टिकल, माइक्रोब्स एंटरिंग द सेल। इन एंजाइम का क्या रोल होता है कि कोई भी सेल में बाहर से फूड पार्टिकल आया, कोई बैक्टीरिया वगैरह भी एंटर कर गया तो उसको भी ये ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसको भी ये ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये लेकिन क्या होता है कि कभी कभी सेल में कोई गड़बड़ हो गई है और ये लाइसोसोम सेल के अंदर कोई एक्सीडेंटल कोई केस हुआ है, तो उस केस में क्या होता है कि लाइसोसोम भी बस्ट हो जाता है, इसकी मेम्ब्रेन फट जाती है, रप्चर हो जाती है, और इसके अंदर से जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो सारे निकल कर कहाँ आ जाते हैं? सेल के अंदर, और सेल को ही खा जाते हैं। जब ये डाइजेस्टिव एंजाइम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन कर देता है, तो जैसे ही मेम्ब्रेन तोड़ के ये सेल के अंदर आ जाएगा तो सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी खा जाता है, यानी कि पूरी पूरी सेल को ही ख़त्म कर देता है जिस सेल के अंदर ये था। इसलिए इसे सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका इस पीडीएफ का, वेयर आर प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल? वेयर आर प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल? सेल में प्रोटीन कहाँ बनते हैं? तो सेल में प्रोटीन कहाँ बनते हैं आप लोगों को अच्छी तरह पता है, राइबोसोम्स। राइबोसोम क्या है? दिस इज़ द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम जो है वहाँ पर प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। हायर क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आप इनको। राइबोसोम एक बहुत ही छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती है, सेल के डायग्राम में भी आपने देखी है। ये फ्रीली भी साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है और एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर की सरफेस पर अटैच फॉर्म में भी पाया जाता है। आपने पढ़ा होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ क्यों है? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बिल्कुल ही छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर चिपकी हुई होती हैं जिन्हें कि हम राइबोसोम कहते हैं। और इसके अलावा साइटोप्लाज्म में भी ये पड़ा हुआ होता है ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में। और इसका काम क्या है? ये प्रोटीन सिंथेसिस में इसका रोल होता है। बना हुआ किससे होता है? ये राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, और फंक्शन इसका प्रोटीन सिंथेसिस होता है।
आरएनए की मदद से जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है राइबोसोम्स। तो अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।